नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। मेरे साथ हैं संगीत वर्मा जी। वैसे तो वो स्वयं सेवक हैं, आरएसएस के विभिन्न पदों पे, दायित्वों पे वो रहे हैं। समय समय पे उनका रोल बदलता रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो भारतीय संस्कृति और इन अनेक विषयों पे काम कर रहे हैं। इनसे हमारी बातचीत करने का जो मेन मकसद इस वक्त है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में 2023 में, तब एक माहौल बना था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कमलनाथ जी शपथ लेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन संगीत वर्मा जी एक व्यक्ति थे जो लगातार लोगों से कह रहे थे कि बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी। उनके अपने अनुभव हैं, अपने उनके दावे थे। किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे 4 जून को, इसको लेकर बहुत सारे कयास चल रहे हैं। क्या मुद्दे हावी हैं, जनता क्या सोच रही है, तो चलिए ये सारे विषयों पे आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और इनकी क्या प्रेडिक्शन है। संगीत वर्मा जी, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं सालों से, दशक हो गए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव, अभी आपका अनुभव क्या कह रहा है? 4 जून को किस तरह के परिणाम आएंगे? इस लोकसभा चुनाव को देख करके मुझे एक ऐसे भारत पाकिस्तान मैच की याद आ रही है जिसमें भारत के समर्थक खूब गाजे बाजे के साथ पहुंचे और तब पता चले कि पाकिस्तानी दर्शकों का स्टैंड ही खाली है। तो वो जितना गाजा बाजा साथ लाए थे उसको बजाने का मन भी नहीं करता, वो सब रख दिया जाता है क्योंकि सामने से हल्ला करने वाला कोई है ही नहीं। केवल पाकिस्तान की टीम खेल रही है जिसका हारना तय। मैं भारतीय जनता पार्टी को भारत और कांग्रेस को पाकिस्तान नहीं कह रहा हूँ। उदाहरण इसलिए दिया कि इस चुनाव में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पास मुद्दे, कांग्रेस के जिनको हम सीजन्ड वरिष्ठ विचारक कहते हैं वो, और उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी वो एब्सेंट है। कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा है, प्रत्याशी चुनाव में धन का निवेश नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस का स्वयं का वोटर उदासीन है। उसके उदासीन होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि उसको लगता है कि पहले से एक माहौल बना हुआ है कि मोदी तो अब आ ही रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने जातिवाद पर बहुत अधिक इस चुनाव में जोर दिया। वो ये भूल गए कि कांग्रेस के पास भी 10 से 12% ऐसा वोटर है जो हिंदू है और सवर्ण जातियों का है। वो नाराज हो गया। इसके बाद राम मंदिर के उद्घाटन में न जाना, ये बहुत सारे कांग्रेस के हिंदू वोटरों को नाराज कर गया। और फिर उसके बाद जो मिडिल क्लास वोटर बचा था उसको घर बिठाने की जिम्मेदारी सैम पित्रोदा जी ने ले ली कि अगर आपको उत्तराधिकार में एक भूमि मिलती है जिसकी कीमत आपके पिता ने आपको एक घर दिया 2 करोड़ का है, तो 1 करोड़ रुपए सरकार को दीजिए वरना मकान सरकार का हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जब निकली तो एक तरफ हिंदू वोटर समग्रता में कांग्रेस का हिंदू वोटर नाराज हुआ, उदासीन हो गया। दूसरी तरफ सवर्ण वोटर उनके नाराज हुए। तीसरी तरफ मिडिल क्लास नाराज हो गया, जो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास उनके पास था। तो होता ये था कि जो स्वाभाविक रूप से या तो कांग्रेस को वोट करेगा, वो आज की कांग्रेस में भी नेहरू गांधी की छवि देखता था, उन्हें लगा नहीं ये वो कांग्रेस नहीं है। अब उसका इतना पुराना संस्कार कांग्रेस का रहा है कि वो भाजपा को वोट नहीं दे सकता। पहली बार 4 से 5% वोटर कांग्रेस का घर बैठ गया। और जो शुरुआती गिरावट 2 से 3% की आपको मतों में दिख रही है, इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस का वोटर घर से नहीं निकला। तो जो वोट परसेंटेज कम हुआ है वो कांग्रेस का हुआ है निश्चित रूप से। बट कांग्रेस के खेमे में तो उत्साह का माहौल है। वो तो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। यही तो त्रासदी है। दुर्भाग्य से जो मैंने आपसे कहा कि उनकी जो अनेक कमियां इस चुनाव में रहीं, उनके सीनियर विजनरीज कहीं नजर नहीं आए। वो लोग जो रमे हुए थे वो या तो धीरे धीरे विदा हो गए या उन्हें हाशिए पे डाल दिया गया। आज कहाँ हैं वसंत साठे? आज कहाँ हैं पीवी नरसिम्हा राव? आज कहाँ हैं वो सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट अर्जुन सिंह, जो मजे हुए खिलाड़ी होते थे राजनीति के
और जो रणनीति तैयार करते थे। देखिए मुक्ता जी, मैं राजनीति के बारे में, मुझसे कई बच्चे अभी नए नए दायित्वों पर हैं भारतीय जनता पार्टी में, अन्य दलों में भी पूछने आते हैं कि भाई साहब आप बोलते बहुत अच्छा है, तो क्या और कैसे बोलना है, इस पर कुछ टिप्स दे दीजिए। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, भाई मेरी बात सुनो, क्या और कैसे बोलना है बताने वाले तुम्हें पूरी दुनिया में मिलेंगे। राजनीति में क्या बोलना है से अधिक महत्वपूर्ण होता है क्या नहीं बोलना है। ये नहीं बोलने की कला का अभ्यास आदरणीय राहुल गांधी जी को नहीं है। वही कारण है कि वो आज इतनी समस्याओं में है। क्या नहीं करना है यह बताने वाला एक सीनियर लीडरशिप कांग्रेस में एब्सेंट है, और उसके अभाव में अब आज की स्थिति तो यह है, मैं आपसे अगर सच कहूँ, इन चुनावों में मैं देश भर में दौरा कर रहा था, कांग्रेस के बूथों पर बैठने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में ये लगभग तय हो जाता है। मैं कई वरिष्ठ कांग्रेसियों के पास, मेरे मित्र हैं, गया और मैंने यूं ही थोड़ा उनका मजाक में, हल्केपन के मजाक में कह दिया कि तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये कोई, वो उस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे कि मेरे जैसा व्यक्ति ये प्रश्न करेगा, तो वो ठहाका लगाकर हंस पड़े। वो लोग जो कमिटेड हैं आजीवन, वो मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं देंगे, वो हंसने लगे। उनके इस उपहास में आप इस इलेक्शन का नतीजा देख सकते हैं। तो ये जो वोटों की कमी आई है, ये वहाँ से आई है। इसके ठीक विपरीत जो मोदी जी का इलेक्टोरेट है, उसके अगर आप ब्रेकअप करें तो उसमें हमेशा ये आरोप लगता है कि मोदी जी केवल सवर्णों की पार्टी है। ऐसा है नहीं। अब हुआ ये है कि पूरा हिंदू मानस राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मोदी के साथ हो गया है। कम ओ बेश 20-30% आगे पीछे होगा, परंतु वो हो गया है। रही बात लोअर मिडिल क्लास और लोअर इकोनॉमिक क्लासेस की, तो आर्थिक रूप से असक्षम लोगों को मोदी जी की सरकार में जो फ्री राशन मिला है, गैस मिली है, और इन सबसे अधिक जो उनको इलाज की 5 लाख रुपए साल की सुविधा मिली है। मैं आपसे सच कहता हूँ, 10 साल पहले ये कल्पना करना असंभव था कि डिंडोरी का एक गरीब भील या एक झाबुआ का कोई गरीब भील या डिंडोरी का कोई एक गोंड जो बेचारा आदिवासी है, जिसके पास बहुत धन पैसा नहीं है, वो मेदांता गुड़गांव में अपना स्टंट डलवाएगा। परंतु ऐसा होते हुए पिछले महीने मैंने देखा है। तो ये वो कारण है कि जिनको हम अभी तक अंडररेट कर रहे हैं। कांग्रेस का मुझे ये लगता है कि इस समय कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो हु आर रीडिंग द राइटिंग ऑन द वॉल, जो सच्चाई देख रहे हैं, परंतु सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी राहुल जी या सोनिया जी के आगे सच्चाई कहता है, वो दरकिनार हो जाता है। और लगभग ये तो हम कब से देख रहे हैं, कपिल सिब्बल चले गए, मनीष चले गए, बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग वो पार्टी छोड़ गए क्योंकि उन्होंने सच कहने की हिम्मत की। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन एनिमीज एंड फ्रेंड्स, जब आप मित्र और शत्रु में भेद ना कर सके, यू शुड नो इट्स योर टाइम टू गो। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल जी 2014 में भी क्लेम कर रहे थे, 2019 में भी क्लेम कर रहे थे। समस्या ही ये है कि वो रियलिटी को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तक, मतलब मैं जितना राहुल जी को समझ पाया हूँ, शायद आप लोग बेहतर जानते होंगे, पर मेरा उनके बारे में बहुत निष्पक्ष विवेचन ये है कि वो स्वयं को भारत पे राज्य करने के लिए एंटाइटल्ड मानते हैं। वो मानते हैं कि भारत का शासक होना उनका पारिवारिक एंटाइटलमेंट है, और लोग उन्हें सिर्फ इसलिए वोट दे देंगे कि वो नेहरू जी के परपोते हैं, इंदिरा जी के पोते हैं, राजीव जी के पुत्र हैं। जी नहीं, ये भारत नहीं समझता, ये आप मानते हैं। भारत किसी और ही चीज़ का नाम है। भारत अपनी आस्थाओं पे चलता है। भारत में एक शायद दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पर गरीब को भगवान माना गया, दरिद्र नारायण कहा। मोदी जी ने उसको छुआ, राहुल जी उसकी बात करते रहे, मोदी जी ने उसे समाधान दिया है। उनको ये समझना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रूल दिस कंट्री। उनको करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ एक परिवार विशेष के पुत्र या पुत्री होने के कारण
भारत आपको अपना नेता नहीं चुनेगा। अभी पिछले जितने चरण होते जा रहे हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो बदलता जा रहा है, एग्रेसिव होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, अगर करने लगेंगे तो राजनीति का अंत हो जाएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, इस तरह की जो चीज़ें आ रही है उस पर भी तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए। देखिए मुक्ता जी, मुझे लगता है कि हालांकि ये बात हर चुनाव में कही जाती है, पर मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ और आपसे सच ईमानदारी से कहता हूँ कि इस बार इस चुनाव में विपक्ष ने राजनीति को एक नए लो पर, एक बहुत न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया है। आप बयानों को सुनिए, खुल करके जातिवाद की बात हो रही है, खुल करके धर्म को गालियां दी जा रही हैं। अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो अभी कल फिर स्टालिन के सुपुत्र का स्टेटमेंट आया है, जो इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्सा हैं और डीएमके, और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि सनातन का समापन हो, मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म खत्म हो। ये बीच चुनावों में दिया जा रहा है और चुनाव आयोग मौन है। तो मुझे लगता है कि इस सत्य को चाहे मैं कहूं कैमरे पर या मोदी जी कहें या अमित शाह कहें, सत्य तो ये ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं तो किसी को जवाब तो देना पड़ेगा ना, और जब वो जवाब देंगे तो आप कहेंगे साहब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं। जहाँ तक उनकी आक्रामकता की बात है तो मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जी उनमें से नहीं है कि जिनका शत्रु उनके सामने पराजित होने की अवस्था में पहुंचकर शिथिल हो जाए तो वो अपनी आक्रामकता कम कर दें। मोदी उनका नाम है कि शत्रु जितना पराजित और शिथिल होगा, मोदी उतना आक्रामक हो जाएगा। तब तक जब तक वो उसको पूरी तरह से रेस से बाहर नहीं कर देगा, वो आक्रामकता ही उनकी ताकत है। आपने विधानसभा चुनाव के समय प्रेडिक्ट किया था मध्य प्रदेश के कि बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीट्स आएंगी। हालांकि उस समय लोग कह रहे थे, दुविधा में थे कि सबको लग रहा था माहौल कांग्रेस के पक्ष का था। अभी आप कैसे, क्या प्रेडिक्शन है आपकी, आपका क्या आंकलन है? अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो कितनी सीट्स आ रही हैं और मध्य प्रदेश में कितनी आ रही हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो राज्य हैं जो लगभग देश में प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय कर देते हैं। ये दोनों प्रदेशों में राम मंदिर एक बहुत बड़ा विषय है। लोग उसके आगे पीछे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। काशी, अभी मोदी जी के रोड शो में बड़ी बड़ी आयु के पुरुष और महिलाएं उनकी छज्जों पर खड़े होकर आरती उतार रहे थे, भावुकता में रो रहे थे। मैंने महिलाओं को देखा जो बलैयां ले रही थीं। तो ये सब जो है ये स्पॉन्सर्ड भीड़ नहीं है। लोगों की आस्था पर सवार होकर मोदी जी उनके बहुत गहरे में पहुंच गए हैं और लोगों को ये यकीन हुआ है कि इस व्यक्ति ने हमारे धर्म का उत्थान किया है। दूसरा विषय ये है कि आपको हैरानी होगी कि सारे बड़े राज्यों में अधिक मतदान इस समय जो प्रदेश कर रहा है वो मध्य प्रदेश। अभी चौथे चरण में 71% से 72% से अधिक मतदान यहाँ हुआ है। ऐसे ही अच्छा मतदान का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत के हिंदी हार्टलैंड में, खासकर के उत्तर प्रदेश में, पिछली बार संभवतः 64 सीटें थी, मुझे ठीक से याद नहीं, परंतु इस बार कम से कम 10 सीट बीजेपी की या 12 सीट बढ़ रही है। तो 10 से 12 सीट तो वहाँ बढ़ रही है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, झारखंड में सीटें कम नहीं होने वाली हैं। सभी ये मान रहे हैं कि बंगाल में 4 से 5 सीटें बढ़ेंगी। 15 से 16 सीटें आप ये लगा लीजिए। उनके गठबंधन की पहली बार आंध्र प्रदेश में, मैं बीजेपी की नहीं कह रहा, 15 सीटें आ रही हैं। 30 सीटें तो यहीं जुड़ गई। नॉर्थ ईस्ट आप जाएंगे तो मैं होकर आया हूं अभी कुछ महीने पहले, वहां की स्थिति यह है, पक्ष विपक्ष के सारे दल वो किसी भी कीमत पे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप मोदी जी से एक बार उन्हें मिलवा दें। यानी नागालैंड में तो हास्यास्पद ये हो गया था कि अभी साल भर पहले पूरा का पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष में शामिल हो गया। तो वो देश के इतिहास की पहली ऐसी विधानसभा बनी जिसमें विपक्ष था ही नहीं। दोनों विपक्षी दल मोदी जी के दल बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन करके सत्ता में थे। हास्यास्पद था, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर यह हुआ।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने पहली बार विकास देखा। और मैं आपको स्पष्ट बोलूं, मतलब ये कठोर वाक्य है, परंतु ये उपलब्धि जो आज है ये न संघ की है न भारतीय जनता पार्टी की है। ये उपलब्धि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम को उन्होंने अपनी एक लंबी यात्रा में अपने साथ खड़ा किया। उसी टीम को लेकर वो मुख्यमंत्री के रूप में सफल हुए और वही टीम लेकर के वो दिल्ली पहुंचे। और इस बीच में वो लगातार अपने लिए नए लोग और नई टीम ढूंढते रहे। उस टीम का विस्तार होता रहा। आज उनकी सबसे बड़ी ताकत है तो वो टीम जो उनकी खुद की बनाई हुई टीम है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो। एक उदाहरण देता हूँ, शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर, मोदी जी के सत्ता में आने के पहले वो क्या थे? वो पी चिदम्बरम के राइट हैंड थे। वो पी चिदम्बरम के सबसे ट्रस्टेड आदमी थे। मोदी जी की उन पर दृष्टि थी। जब सत्ता आई तो मोदी जी ने पी चिदम्बरम को तो जेल पहुंचाया, शक्तिकांत दास को अपनी तरफ किया। और आप ये यकीन करिए कि चिदम्बरम साहब के सबसे विश्वस्त आदमी नोटबंदी के इंचार्ज थे। इतना बड़ा कदम उनके थ्रू, और आज वो गवर्नर हैं। तो ये जो टीम बनाने की कला है, जो शत्रु के दल से या अपने प्रतिस्पर्धी दल से भी अच्छे लोगों को अपने तक खींच के ले आता है और उनके मन में अपने प्रति अगाध श्रद्धा पैदा कर देता है, स्वामी निष्ठा पैदा कर देता है, इस क्वालिटी पर फोकस करिए। ये बहुत बड़ी ताकत है। आपने सीट्स का नहीं बताया। सीट्स का मुझे लगता है कि 30 सीटें तो यही बढ़ रही हैं। इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि 5, 10, 15 सीट आ रही हैं, परंतु बंगलोर को छोड़ के केरल या तमिलनाडु से 2 या 3 सीटों की उम्मीद मुझे है। 18 हो गई। बंगलोर भी इस बार लगभग 4 सीटें डाउट में है, बाकी सीटें लौटा रहा है। तो पिछले बार जैसा ही मामला है। तो मुझे लगता है कि ये उड़ीसा में इस बार अधिक सीटें आ रही हैं, बंगाल में इस बार सीटें बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल 30 सीटों की बढ़ोतरी पिछले बार से है। और ये जो 260 सीटें हैं 12 राज्यों की, जिनमें उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, गोवा है, ऐसे ये जो लगभग 11 या 12 प्रदेश हैं, इनकी 260 सीटें जो हैं, उन 260 सीटों में बहुत आराम से 230 से 240 सीटें मोदी जी ला रहे हैं। शेष जो सीटें अब बची वो आएंगी महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से और नॉर्थ ईस्ट से। तो देश का ये जो नर्मदा जी के ऊपर का हिस्सा है, पंजाब छोड़ के और जम्मू कश्मीर छोड़ के, वो लगभग 100% मोदी जी को 90% सीटें रिटर्न कर रहा है। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं, सब ये मान रहे हैं। नर्मदा जी के नीचे का जो बेल्ट है, यहाँ से लेकर के साउथ यानी कर्नाटक तक, जिसमें महाराष्ट्र आ गया, जिसमें आंध्र प्रदेश आ गया, जिसमें उड़ीसा आ गया, जिसमें बंगाल आ गया और नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये वाला हिस्सा लगभग 60% सीटें उनको दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 300 का फिगर तो यहीं मैच हो जाता है, 320 तक यहाँ पहुँच जाते हैं। 5 से 7 सीटें यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अंडमान निकोबार। मैं अभी अंडमान होकर आया हूँ पिछले महीने। तो टोटल सीट्स कितनी हो गई? 380 के लगभग। 380 जी। 400 पार नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है। मेरा आकलन ये है कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली मतलब ये सोच करके आकलन करता हूं कि मुझे मोदी जी को मोदी जी को, कांग्रेस को, जो भी सत्ता में आ रहा है उसको कम से कम सीटें देनी है। तो उस कम से कम की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। एक और फैक्टर मैं आपको ये बताता हूं है क्या, कि देखिए आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन बहुत काम करता है। ये मोटिवेशन भारत में 2 ही दलों के पास है, एक है कम्युनिस्ट और दूसरे हैं भाजपा और संघ के लोग। आइडियोलॉजी मैं मानता हूं इन्हीं 2 के पास है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। उनके ना समाजवादियों के पास कोई आइडियोलॉजी है, ना कांग्रेस के पास कोई आइडियोलॉजी है। तो इन 2 दलों के लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो लेफ्ट के हों या राइट, भाजपा संघ के लोग हों, इनका कार्यकर्ता पैसे के लिए काम नहीं करता।
अगर पैसा प्रत्याशी नहीं लगाएगा तो वो चंदा करके मोहल्ले से और अपनी जेब से बाकी खर्च लगा के अपने मोहल्ले में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, जेब से लगा करके। घर से बनवा कर खाना ले आता है, अगर खाना नहीं है तो 10 लोगों का हम लाएंगे, 10 लोगों का तुम लाओगे। ये उसकी आदत है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तब तक घर से नहीं निकलता जब तक कि उसकी वित्तीय व्यवस्था ना हो जाए कि भाई वहाँ जाएंगे, पेट्रोल डलाएंगे, खाना खाएंगे, कौन देखेगा। ये पहला चुनाव है जहाँ पर मैं आपको जबलपुर के कुछ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों की, भोपाल की बात कर रहा हूँ, अर्बन भोपाल की, कई जगह टेबलें नहीं लगी थी। मतदान बूथों के बाहर टेबल तक नहीं लगी थी क्योंकि कार्यकर्ताओं को खर्चा नहीं मिला था। ना प्रत्याशी खर्च करने को तैयार है, ना पार्टी मान के चल रही है हम हार रहे हैं, प्रत्याशी मान के चल रहा है कि हम हार रहे हैं। मैंने एक प्रत्याशी से पूछा कि भाई टिकट क्यों लिया है यार, तुम्हें जब पता ही था तुम हार रहे हो। तो बोला भाई साहब क्या है कि शहर में सब जानने लगेंगे और अपनी पहचान बनाने के लिए 5-10 लाख रुपए खर्च करने में क्या बुराई है। मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स दे रहे हैं? 29 मुझे लगता है कि 29 में से 27 तो आनी ही चाहिए। एक रीवा की सीट और एक छिंदवाड़ा की सीट पर मुझे संदेह है, मैं ये कह नहीं सकता वो आएंगी या नहीं। कम से कम 27। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल किए जा रहे हैं, बीजेपी अब कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। मतलब बीजेपी बात करती है कि कांग्रेस मुक्त देश, अब लेकिन भाजपा ही हो गई है कांग्रेस युक्त। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? देखिए, इसकी स्ट्रैटेजी तो किसी के भी पास कभी भी नहीं रही, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब सत्ता आती है तो वो अपने साथ 1000 बुराइयां लाती ही है। और मुझे नहीं लगता कि आज बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में आप नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, नितिन गडकरी जी को, ऐसे कुछ बड़े लोगों को और अच्छे सच्चे लोगों को निकाल दे तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेता भी उतने ही भ्रष्ट हैं जितने कांग्रेस के। चाल चरित्र चेहरा बस यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होने के कारण, एक विचारधारा पर एक अडिग संगठन होने के कारण, उससे लगातार एक गाइडेंस मिलते रहने के कारण और फिर उस पद्धति का, संघ की उस पूरी मोडस ऑपरेंडी का पार्टी के संगठन में होने के कारण एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बना हुआ है कि जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है भ्रष्टाचार करने से। भ्रष्टाचार ही सत्ता का आधार नहीं बन पाता, परंतु जब व्यक्तिगत चरित्र की बात आती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में बहुत अंतर नहीं है। और जिस तरह से कई बार हम ये सुनते हैं कि संघ बहुत ज़्यादा, संघ नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर संघ की बात नहीं मानते, या दोनों में वो तालमेल नहीं रहा, क्या ये सब सही है? देखिए, तालमेल है, परंतु मैं ये खुलकर कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की हर बात से संघ सहमत नहीं है और संघ की हर बात से नरेंद्र मोदी सहमत नहीं है। संघ का काम है सामाजिक राष्ट्रीय क्षेत्र में, राष्ट्रीयता के सामाजिक क्षेत्र में काम करना। नरेंद्र मोदी जी का काम है भारत की सरकार को चलाना। तो इसलिए सहमतियां और असहमतियां दोनों के लिए स्पेस है और होना चाहिए। आपके हिसाब से 380 सीट्स आ रही हैं, यानी प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी रहेंगे? निश्चित तौर से। तो क्या एजेंडा रहेगा आगे का? देखिए, सच कहूं तो नरेंद्र मोदी जी के मन को कोई पढ़ नहीं सकता है, और कोई अगर ये कहता है कि वो जानता है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं तो वो झूठ बोलता है। उनका कोई पैटर्न नहीं है, उनका कोई पैटर्न आप पकड़ नहीं सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। मेरे ख्याल से उनके पास अब जो 5 साल अगले हैं, हो सकता है उसके बाद भी वो रुके रहे, परंतु इन 5 सालों में वो ये अभी तक जो करना था वो कर चुके हैं। जितना एक्सट्रीमली नेसेसरी था वो एजेंडा पूरा हो गया है। मुझे लगता है अब वो ये तय करेंगे कि अगले 100-500 हज़ार साल तक वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो भारत के लिए खतरा है। पॉपुलेशन डेमोग्राफी है, तो हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आए। मुझे लगता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो आए। और एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है जिसको लेके वो वास्तव में गंभीर हैं, लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है कि अल्पसंख्यकों के मन से ये भय निकालना कि वो मोदी जो है उनका विरोधी है या उनके लिए खतरा है।
कम लोग इस पर बात करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में सबसे कम दंगे या ना के बराबर अगर दंगा फसाद हुआ है तो मोदी के शासनकाल में हुआ है। अब उसके कारण पर विचार करना चाहिए, क्यों ऐसा है। मुझे लगता है उस दिशा में भी मोदी जी काम करेंगे, परंतु ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि मेरा तीसरा कार्यकाल रैडिकल चेंजेस का होगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, परंतु हो सकता है कि हमारी शासन व्यवस्था में और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हों। हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन आए, हो सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ चेंजेस हों। मुझे लगता है कि ये वाले परिवर्तन अधिक होंगे, और जो बाकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू राष्ट्र लिख देंगे और सेकुलर हटा देंगे, उनको इससे कोई बहुत रुचि है नहीं। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आप स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस आए, आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया और बहुत आपने विस्तार से बताया कि इस इलेक्शन में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं 4 जून को। जैसे कि आपका कहना है कि 380 सीट्स आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे क्या क्या करने जा रहे हैं, ये आप अनुभव के आधार पे आप कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मुक्ता जी, बहुत आभार। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की संगीत वर्मा जी से। देखिए, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। एक तरह से प्रेडिक्शन है जो उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्योंकि बहुत सालों से वो संघ से जुड़े रहे, अनेक रोल्स में रहे हैं। वो राइटर भी हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, भारत की संस्कृति पे भी काम करते हैं। तो उनका ये मानना है कि 380 सीट्स आ रही हैं बीजेपी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल में जो किस तरह के रैडिकल चेंजेस करेंगे उस पर भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।